Ladies and gentlemen, presenting to you Union Information and Broadcasting and Sports Minister, Mr. Anurag Thakur. अनुराग, आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टिकट आपकी आ गई है, पार्टी ने आपको टारगेट दे दिया है 400 पार पूरी। पहली बात तो जहां मेरी बात है, सबको नमस्कार। मैं 4 बार का लोकसभा सांसद हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूं। आभारी हूं मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, जिन्होंने 5वीं बार फिर भरोसा दिलाया है और चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत कर आएंगे। और जहां तक आपने पूछा, अब की बार कैमरामैन फोकस करो, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, अब की बार 400 पार। जब इतना आपका इरादा मजबूत है, जब इतना कॉन्फिडेंस आपके पास है, तो फिर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में तोड़ क्यों रहे हैं? देखिए, 2 बातें। इरादा मजबूत है निश्चित तौर पर, जो कहा वो किया। तोड़ने का काम नहीं, देश को आगे बढ़ाने का काम। जब हम आए थे तब लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। India was amongst the fragile 5 economies of the world, and today we are the 5th largest economy. तो नाविका जी लड़खड़ाती चरमराती से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। केवल यही नहीं, और क्या क्या किया एक ही बार बता दूं अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल, इंडिया अनस्टॉपेबल है टाइम्स नाउ समिट का थीम। तो एक अनस्टॉपेबल अनुराग ठाकुर भी सुन लीजिए। 74 एयरपोर्ट 2014 में थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। उस समय 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज हैं। 50,000 सीटें उस समय एमबीबीएस की थी, आज 1 लाख सीटें एमबीबीएस की है। उस समय 31,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, आज 65,000 सीटें हैं। उस समय मात्र 16 आईआईएम थे, आज 23 आईआईएम है। उस समय 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी हैं। उस समय 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। उस समय 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। उस समय 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। उस समय कोई चंद्रयान मिशन नहीं था, आज चंद्रमा पे भी तिरंगा झंडा है। और यही नहीं, उस समय एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत है। उस समय 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन है। उस समय आवाज दबाने का काम होता था, स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की भी और अपनी क्रिएटिविटी की भी। उस समय एक राष्ट्रीय ऑपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, आज इंडिया अलायंस है, ये भूल गए। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सुधार दूं। इंडी अलायंस जो अहंकार और घमंड से भरा हुआ है, अगर वो इतने पाक साफ होते, इतने ईमानदार होते, तो अपना नाम क्यों बदलते? काम तो वही है, केवल नाम ही बदला है। क्योंकि 2G घोटाला था, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला था, अंतरिक्ष घोटाला था, देवास घोटाला था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला था, कोयला घोटाला था और नेशनल हेराल्ड घोटाला था, सबमरीन घोटाला था। घोटाले पे घोटाला था, घोटालों का बोलबाला था। और आज वो चेहरा लेकर नहीं जा सकते थे, इसीलिए यूपीए का चोला उतार दिया और घमंडिया गठबंधन ने इंडी अलायंस नाम रख लिया। लेकिन उसमें जोड़ा कौन? चारा घोटाले वाले लालू जी, जमीन के बदले जॉब वाले तेजस्वी और लालू जी, जिनका एक नहीं अनेक नेता आज जेल में है। पार्षद से लेके विधायक से लेके शिक्षा मंत्री से लेके स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज जेल में है। इनको जोड़ा है। और ये वो अरविंद केजरीवाल है, नाविका जी, जो उस समय कहते थे, याद करिए सब लोग जी, 2013 की बात है, अपनी बेटियों की कसम खाकर कहते थे राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर आए, फिर कहा कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। पता नहीं हाथ तो कितना मिलाया, गले जरूर लगाया है। और ऐसा गठबंधन बनाया है कि चोर चोर मौसेरे भाई एक ही मंच पर इकट्ठे होकर नजर आए हैं। आप मुझे बताइए,
शीश महल घोटाला तो किसी और ने नहीं, ये आपका ही चैनल का बहुत बड़ा काम है जो आपने इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया। आपके एक नहीं तीन पत्रकारों को धक्के देकर आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर से निकाला था। नाविका जी, आज आप वो सवाल नहीं पूछती हैं, लेकिन देश याद रख रहा है। मुझे बिल्कुल याद है, हमने आपकी पत्रकार भावना गई थी, आपको याद होगा, पंजाब के उपचुनाव में जलंधर में गया, इन्होंने कहकर आपका रिपोर्टर बुलाया, लेकिन एक महिला पत्रकार को जिस तरह से अपमानित आम आदमी पार्टी ने किया, लॉकअप में रखा, बेल मिलने के बाद भी 24 घंटे लगे छोड़ने के लिए, शौचालय तक उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया। आप सोचिए महिला पत्रकार के साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा। ये लोग आएंगे साथ साथ, ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं, इनके पास अपनी उपलब्धि कोई नहीं जाने के लिए। मैं तो कहता हूं आप आइए अपनी उपलब्धियों के साथ हमारा मुकाबला कीजिए, लेकिन इनके पास उपलब्धि कोई नहीं। सुबह गाली मोदी जी को, शाम को गाली मोदी जी को, रात को गाली मोदी जी को, अब तक 120 गालियां निकालने का रिकॉर्ड बनाया है। आप शब्द कहे हैं, लेकिन देश की जनता की ताकत देखिए, जितनी गाली इन्होंने निकाली है उतनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी की हर बार करके दिखाई है। अनुराग ठाकुर जी, भावना किशोर के साथ जो हुआ और जो जंग हमने लड़ी, हम खूबी उसे जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो तब हुआ हम उस पर कायम नहीं है। शीश महल की जो बड़ी स्टोरी थी वो टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत ने की थी, लेकिन सवाल यह है कि टाइमिंग ऑफ अरेस्ट। चुनाव से पहले आप हेमंत सोरेन को जेल में डाल देते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। आप चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक ने रिजाइन कर दिया जेल जाने से पहले, एक ने अभी रिजाइन नहीं किया जेल जाने के बाद भी। लेकिन समय और टाइमिंग ये महत्व रखते हैं। कहीं आप विपक्षी आवाज तो नहीं दबा रहे? भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने जनसंघ के समय से लेकर अब तक अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ था तो उस समय भी हम थे, और आज भी अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम पक्षधर हैं और आगे भी रहेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जहां तक बात आती भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करना है, चलिए मैं आपके करोड़ों दर्शकों से तो यहां नहीं पूछ सकता, लेकिन इस हॉल के अंदर जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं आप सबसे पूछता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो टाइमिंग क्या होता है? जिस देश में चुनाव एक साल में 8-8 राज्यों में आते हैं, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में घिरे रहते हैं। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा के देश के हजारों करोड़ रुपया बचाने की बात करते हैं, उसका विरोध ये सारे राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा तो नाविका जी जैसे लोग सवाल पूछेंगे, अरे भाई इलेक्शन आने वाला था, कार्रवाई क्यों की? अब मैं याद करूंगा, मध्य प्रदेश का चुनाव हो तब कार्रवाई करो, छत्तीसगढ़ का हो तो कार्रवाई करो। क्या करें नाविका जी? महादेव ऐप घोटाला भूपेश बघेल ने किया था, छोड़ देते हैं? चुनाव के समय उन पर अब भी कार्रवाई हो रही है, अब भी हो रही है। और देखिए हुआ क्या है, मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, क्या उस समय कोई चुनाव था? सत्येंद्र जायल जी जेल गए, क्या कोई चुनाव था? संजय सिंह जेल में गए, क्या कोई चुनाव था? इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में सरकार बनने के भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। इनका पार्षद जेल में, इनका विधायक जेल में, क्या तब कोई चुनाव थे? तब भी चुनाव नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि इनका भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई और जांच एजेंसियां आगे भी कार्रवाई करती रहेंगी। चुनाव का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक बात तय कर लीजिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमने वायदा किया था देश से कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जंग लड़के आए। देश को कहा था मोदी जी ने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 साल के बाद मैं मोदी सरकार का मंत्री आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, 10 पैसे का आरोप भी भ्रष्टाचार का कोई मोदी जी पर नहीं लगा पाया। ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। 10 साल हो गए लेकिन 2G का केस कहीं आगे नहीं बढ़ा। हाईकोर्ट ने अब इजाजत दी है कि सीबीआई अपील कर सके, लेकिन जेल अभी तक कोई नहीं गया है। पहले के जो केस थे उसमें आपका ये सपना भी पूरा करेंगे। अब उसके लिए 10 साल और लगेंगे।
नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया। देखिए, निर्भया केस हुआ 16 दिसंबर 2012 को, रेप की घटना दिल्ली में हुई। पूरा देश आग बबूला था, नया कानून बनाने की बात हुई। कितने वर्ष लगे? कितने वर्ष लगे नाविका जी? 2-3 वर्ष लगे। 2-3 वर्ष? 8 वर्ष लग गए मुझे लगता है उसके बाद भी। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वो अपना काम कर रही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2G घोटाले की पूरी जांच और कार्रवाई और उसका क्लोजिंग कौन करके चला गया था, पहले बताइए जरा देश की जनता को। किस हफड़ा दफड़ी में कांग्रेस ने पूरा केस का ही बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरा शेल्टर मिला था ए राजा एंड कंपनी को। और ये दक्षिण भारत में, मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लिश में कहना चाहता हूं, एट दैट टाइम द शेल्टर वाज गिवन बाय then UPA government to protect Mr. A. Raja and others who were involved in the 2G scam. And today, if the permission is granted, we can commit to the country that there will be a transparent probe and there will be action taken as per the law. आप जब पावर में आए थे, आपने 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा का DLF और तमाम दूसरे घोटालों की बात की थी। इनमें से एक भी घोटाला कहीं कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है, कोई जेल नहीं गया है। इसीलिए नाविका जी देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। जेल गए तो अरविंद केजरीवाल। मैं चाहता हूं आप इस प्रोग्राम के बाद एक बार बताइए कि कब कब कितने कितने समय के लिए डेट रॉबर्ट वाड्रा ने ली ईडी के सामने पेश होने के लिए। अगर ईडी उनके घर चले जाए तो आप कहते हो घर चले गई। अरविंद केजरीवाल को हमने 9 बार समन दिए कि नहीं दिए जी? 9 बार समन दिए, क्यों नहीं आए? बड़ी नैतिकता की बात करते थे राजनीति में आने से पहले। कहते थे सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन का रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच सामने आएगा। अब अरविंद केजरीवाल सच सामने लाने के लिए कभी पेश तो हो जाए। मैं इसलिए सब कह रहा हूं कि बोलता है कुछ है, करते कुछ है। अगर 9 ईडी के समन के बाद भी वो नहीं आए तो ईडी को उनके घर जाना पड़ा। अब गए, वहां पूछताछ की, फिर गिरफ्तार किया। अब आप कहते हो घर जाके गिरफ्तार कर लिया। क्या करते? क्या करना चाहिए मुझे बताइए? भ्रष्टाचारियों के साथ क्या करना चाहिए? लेकिन आज वो कोर्ट में अपना केस खुद आर्ग्यू कर रहे थे और उन्होंने कहा ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है कि वो आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, क्योंकि चुनाव में तो आप आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सके। उनकी बात में कुछ दम है? नाविका जी, 2022 में अभी हाल ही में देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा हम सरकार बनाएंगे। अरे सरकार तो छोड़िए साहब, जमानत नहीं बचा पाए, सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, सब सीटों पे जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में कहते सरकार बनाएंगे, सब जगह जमानत जब्त हो गई। जो उनका प्रदेश का अध्यक्ष था छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गया कि बहुत फ्रॉड पार्टी है। ये एक ही सीट जीत पाए जलंधर की, वो भी MP छोड़कर आ गया कि हमें इनसे मुक्ति दिला दो। जहां भगवंत मान जी अपनी लोकसभा की सीट जीते हुए थे पहले, मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने के अंदर उपचुनाव हुआ, वो भी सीट हार गए। अब आप मुझे बताइए इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ये तो जनता इनको चुनाव हरा रही है। ये बड़ी बड़ी बातें करके गुजरात गए थे, मध्य प्रदेश गए, बाकी जगह गए, क्या मिला? राजस्थान गए, मुझे बताइए ना जरा देश को। पर उन्होंने आपको भी हराया, दिल्ली में भी, पंजाब में भी हराया। उनकी सरकार है 2 स्टेट्स में। भाई ऐसा है, ये लोकतंत्र है। जनता ने उनको वोट दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जनता ने देखा कि मुफ्त में बड़े बड़े वायदे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और अभी लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, 13 सीटें हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी को उसमें क्या मिलने वाला आपके सामने आ जाएगा, बड़ा जीरो लगने वाला है वहां पे एक। मैं चैलेंज करती हूं आपको, आप आज कह रहे हैं 4 जून को मैं फिर से इंटरव्यू बड़ी जल्दी आम आदमी पार्टी का पक्ष ले लिया आपने, चैलेंज करते हो। कमाल है। मैं देश के INV मिनिस्टर को बोल रही हूं, आप रिकॉर्ड पे कह रहे हैं 0 आएंगी, तो मैं तो अगर 0 नहीं आई तो इंटरव्यू देंगे मैं ना 4 अभी भी जून कहता हूं, जिस तरह से 2014 में 2019 में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें दिल्ली में आई थी, इस बार पंजाब में भी उनको 0 सीटें ही आएंगी। आप जरा पंजाब में जाइए तो सही। मैं पंजाब से आती हूँ। सड़कों, मैं 30 साल वहां पे रहा हूं, आप 30 साल नहीं रहे होंगे।
मैं मैं 30 साल पंजाबी दिल्ली ठेठ में बोलता रही बोला हूँ। मेरे ना पंजाबी मैं 30 बोलो। साल दिल्ली में रही हूँ, आपकी सरकार नहीं रही यहाँ। मैं यही कह रहा हूं, सरकारें आने जानी अलग बात होती है। नाविका जी, वायदे करके भूल जाना, ये फर्क पड़ता है। देखिए, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, किया क्या? लेकिन मैं आज आपके कैमरा पे कहता हूं, मैं आपके कैमरामैन को कह सकता हूं, कैमरामैन फोकस करो। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, जिसमें से 3 करोड़ रजिस्ट्रियां बहनों के नाम पे हैं, पक्के मकान। 12 करोड़ शौचालय बनाए, जिनको इज्जत घर कहते हैं, बहनों का मान सम्मान बढ़ाया। 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। आजादी के बाद केवल 3 करोड़ थे, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया है। 51 करोड़ बैंक खाते खुलवाए। 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, और आज वो गैस का सिलेंडर 503 रुपए में मिलता है उज्ज्वला वालों को। 95% घरों में बिजली पहुंचा दी है, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में दिया। ये मोदी की गारंटी है, और आगे के लिए भी गारंटी है। कैमरामैन अच्छे से फोकस करो, क्योंकि अगला सवाल जो मैं पूछने वाली हूं उसका जवाब मुझे फोकस्ड कैमरे पे चाहिए। ये सवाल आज अरविंद केजरीवाल ने उठाया। उन्होंने कहा ईडी ने कोई पैसे का ट्रेल नहीं निकाला आम आदमी पार्टी तक, बल्कि जिन शरद रेड्डी की बात की जा रही है, जिसका मनी ट्रेल की बात की जा रही है, उसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत 55 करोड़ रुपए दिए। मैं धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछा। कम से कम जनता को क्लैरिटी हो जानी चाहिए। पहली बात तो मनी ट्रेल की बात सारी ईडी वहां पे बताएगी क्या क्या है। आज कोर्ट में केस है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देते थे, संजय जैन को क्लीन चिट देते थे, जो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते थे, और कहते थे मेरे यार होली के समय जेल में मैं बाहर हूं। ईश्वर ने उनकी भी सुन ली, इस बार होली में साथ ही थे। और ये क्लीन चिट देते थे। आज खुद क्लीन नहीं है, जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्य करने के बाद जब जेल में है, ईडी की गिरफ्त में है, तो नैतिकता कहां गई अरविंद केजरीवाल जी की, जो कल तक कहते थे कुर्सी छोड़ दो। आज फेविकोल का जोड़ है, कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं। नाविका जी, एक बात तो ये आ गई। दूसरा है, आपने शरद चंद्र रेड्डी की बात कही, और आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कही। यहां पे आपके उद्योगपति मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। वर्षों से आप लोग भी राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे होंगे। पहले कैश में ही देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा पॉलिटिकल फंडिंग को और क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, हम में दम था। हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आए और कहा कि सत्ता पक्ष को दो भी, विपक्ष को दो, जिसका नहीं भी संभावना है कभी सत्ता में आने की, उनको भी दो, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग है, चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चलाने के लिए, उसके लिए है। अगर हमने गलत काम करने ही होते, हम लोग काहे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाते हैं? कोई नहीं लाता। हमने कहा लाने के लिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने कहा बिल्कुल सच सामने आना चाहिए। आपने देखा हमारे पास 303 सीटें हैं, 18 राज्यों में सरकारें हैं, उसके बावजूद हमारा चंदा मात्र 6000 करोड़ है। ममता बनर्जी की एक राज्य में सरकार है, 1600 करोड़ रुपया चंदा है एक राज्य में। और जहां तक शरद चंद्र रेड्डी, ये शराब के व्यापारी के साथ साथ फार्मा से लेके बाकी इनके कई काम और होंगे। कोई गुप्त खाते में पैसा नहीं दिया कि आके किसी को कैश दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। ऐसा कैसे होता है कि शरद चंद्र रेड्डी केजरीवाल को पैसे देते हैं तो वहां मनी ट्रेल नाजायज पैसों की निकलती है, आपको देते हैं तो जायज पैसे? मैं इतना ही कहूंगा, क्या उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं? कैमरा सवाल ये भी है, शरद चंद्र रेड्डी की बात को अगर मैं आर्ग्यूमेंट को आगे लेकर जाऊं तो लिकर स्कैम के बारे में कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसके बाद विपक्ष कह रहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक सबसे बड़ा स्कैम है। इस पर क्या जवाब? मुझे लगता है जब 10 वर्षों की मोदी जी की उपलब्धियों के सामने विपक्ष बौना नजर आता है, तर्क खत्म हो जाता है, नाम बदलकर भी जनता उनको स्वीकार नहीं करती है, तब फिर एक बार झूठे आरोपों की बौछार होती है। मैं इतना ही कहूंगा,
2001 से 2024 तक जितना इन्होंने अपशब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग, अशोभनीय शब्द कहे, वो सारे मोदी जी के पक्ष में ही गए। झूठ के पांव नहीं होते। और विपक्ष आज भी जितना मर्जी प्रयास कर ले, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पिछले 4 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आज जब दुनिया कोविड के संकट में थी, तब कहती थी भारत में भूखमरी और महामारी से मर जाएंगे। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, नेता ईमानदार था और हमें अपने नेता से पूरी उम्मीद थी, तो आज महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया। और आज दुनिया कहती है उम्मीद कहीं दिखती है तो मोदी में, उम्मीद कहीं दिखती है तो भारत में। सवाल यह है कि आपके पास इतना बड़ा अलायंस पार्टनर है ईडी और सीबीआई का, कि लोग कहते हैं कि आप रेड करवाते हैं किसी एजेंसी से और उसके कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आपके अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाते हैं। अब जस्ट बिकॉज वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो वो जायज हैं ये, या ये कहीं ना कहीं डर और धमकाने का? ऐसा है, एक अलग कार्यक्रम में माननीय अमित शाह जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था कि बिल्कुल झूठे आरोप इनमें कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। चुनाव के समय चंदा है और हमें नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आया है। और ये बिल्कुल झूठे आरोप है, मैं आपके चैनल पे कर, बिल्कुल झूठे आरोप हैं जिनका एक भी कोई तर्क और तथ्य नहीं दे पाया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए। महाराष्ट्र में बड़ी इंडिया अलायंस की रैली भी हुई। मैं पूछना चाहती हूं कि कहीं आप ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? नहीं, कम से कम मुझे खुशी इस बात की है, विदेश यात्रा की बजाय आजकल भारत यात्रा भी कर रहे हैं। नहीं तो हम तो विदेश यात्रा की कहानी आपके माध्यम से सुन रहे थे। प्राप्त क्या हुआ? अल्टीमेटली तो रिजल्ट आता है। मध्य प्रदेश से गुजरी, मध्य प्रदेश हार गए। छत्तीसगढ़ से गुजरी, छत्तीसगढ़ हार गए। राजस्थान से गुजरी, राजस्थान हार गए। अब पूरे देश में गुजरी, आप समझ रहे हो क्या क्या हारने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर ये कह रही हैं कि बीजेपी कहर बरसा रही है, ऑपोजिशन को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहती, और तमाम वो एजेंसियां, तमाम वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। क्या बीजेपी डरी हुई है? मैं पहली बात तो आपको कह दूं नाविका जी, ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और ये भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ये पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कहां चुनाव है कहां नहीं, इस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने सबूतों के आधार पर, अपने समय सारणी के आधार पर कार्रवाई करती हैं। पहली बात तो ये, इसका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र है। हाँ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके नेताओं के यहाँ तो जाती नहीं, इसीलिए दूर दूर तक कोई घोटाला करेगा तो जाएंगे, करेंगे नहीं तो क्यों आएंगे? पहली बात है। दूसरा आपका सवाल क्या था? ये आपके पार्टनर है सबसे बड़े। नहीं, वो तो मैंने कह ही दिया। नहीं तो सवाल तो यही है कि आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं, और आपके आरोप लगाए हुए लीडर्स अगर आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां जाना बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है नाविका जी। कोर्ट में केस जब चलते हैं, उसका ट्रायल होता है, उस पर सबूत दिए जाते हैं, उसका निर्णय आता है। और भारत के लोकतंत्र में हमारी जो पूरी व्यवस्था है, इसमें कोर्ट्स एक ओपन, कोई भी जा सकता है, आप में से कोई जा सकता है, कोई और भी जा सकता है। आप मुझे बताइए, इन्हीं कोर्ट्स में जाके अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कितनी बार जो झूठे आरोप लगाए उस पर कितनी बार माफी मांगी, बताओ? मानहानि के दावे तो कई बार उन्होंने माफी मांगी है, नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, विक्रमजीत मजीठिया जी से, बाकियों से। ऐसे 5 लोगों के नाम मैं कम से कम गिना सकता हूं। जो व्यक्ति बोलता ही झूठ है, फिर कोर्ट में जाके माफी मांगता है। जनता के दरबार में उसका चेहरा पहले बेनकाब हो चुका है। सबसे बड़ा झूठा अगर दुनिया में कोई है तो उनका नाम श्रीमान अरविंद केजरीवाल है। लेकिन और क्या मैंने ये सबूत है आपके आपका पास? रिकॉर्ड कहता है। नहीं, सबूत क्या है? सबूत क्या है? कोई मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल तक मिली? नाविका जी, अब चैनल पे मैं
मेरा काम नहीं है, ईडी सीबीआई का काम है। अगर यही था तो मनीष सिसोदिया जी जेल में है कि नहीं है? शराब घोटाले में है। कविता जी जेल हैं, शराब घोटाले में है। संजय सिंह जी जेल में है, शराब घोटाले में है। अब इनके कौन कौन से घोटाले सत्येंद्र जैन से लेके बाकी सब आपके पास हैं। अगर ये जेल में है, कोर्ट में जाने के बाद भी इनको कोई राहत नहीं है, तो इसमें मैंने कुछ करना है कि कोर्ट ने करना है? मैं और आप तो एक चैनल पे डिसाइड नहीं कर सकते किसको बेल मिलनी, किसको जेल मिलनी है। कानूनी प्रक्रिया है और देश का कानून तय करता है। ये अनुराग ठाकुर, नाविका कुमार जी तय नहीं कर सकती। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश करती है लोगों की, और खास करके ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि बहुत से सीनियर लॉयर्स ने भी एक पत्र लिखा है और कहा है कि जुडिशरी को दबाया जा रहा है, जुडिशरी को डराया जा रहा है। मैं इसका पर्सपेक्टिव समझना चाहती हूं। देखिए, जब चुनावों में हार दिखती है तो कांग्रेस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती, पहले कह देती है ईवीएम से हारेंगे, लेकिन जब जीते तब कभी नहीं कहते ईवीएम ठीक थी। अब जिस पार्टी ने 60 साल सरकार देश में चलाई हो, वो सभी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। After all, these are all constitutional bodies. If they don't have trust and the party who has been in power for 60 years, that raises a lot of question mark on the timing and also on the allegations they have made. और जुडिशरी के ऊपर, अरे वो पार्टी कह रही है जहां पर इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो किया वो देश भूला नहीं है। जुडिशरी के सामने जो इंदिरा गांधी जी ने आवाज दबाने का काम किया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक बार फिर कांग्रेस इन संवैधानिक संस्थाओं का आवाज दबाने का काम कर रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, और जुडिशरी के खिलाफ जो बार बार बयान ये राजनीतिक दल दे रहे हैं, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। इनको माफी भी मांगनी चाहिए। और हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम बहुत बढ़िया है। और एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप जब मोदी जी सीएम थे, कांग्रेस ने फर्जी केस उनके ऊपर किए। नाविका जी, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी जांच एजेंसियों के सामने जाकर पेश हुए, कोर्ट केसेस में लड़ा। उन्होंने तब भी कहा था मुझे जांच एजेंसियों पर भी भरोसा है, मुझे देश के न्यायालयों पर भी भरोसा है। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पूरी कांग्रेस की सरकार उस समय लगी थी, उसके बावजूद उनका विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में पूरा था। लेकिन जो लोग स्वयं कभी राजनीति में 60 साल रहे, सत्ता में रहे, आज उनका विश्वास क्यों नहीं? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब राजनीतिक लड़ाई हार गए, अभी हारे कहां, चुनाव कहां हुए हैं? अरे एक के बाद दूसरे इलेक्शन में हार रहे हैं। तो इस चुनाव को आप मान रहे हैं कि आप जीत चुके हैं? देखिए, मैं जनता की आवाज को सुनता हूं। आज जब मैं दक्षिण भारत जाता हूं, उत्तर भारत जाता हूं, कल मैं जम्मू में भी था, देश के किसी कोने में जाता हूं, तो लोग कहते हैं माय चॉइस मोदी। 2004 में भी ऐसी कुछ आपकी पार्टी को खुशफहमी थी, इंडिया शाइनिंग था। देखिए, गलतफहमियां तो आप लोग कई बार पैदा करते हैं। 2014 में भी की आपने, 2019 में भी की। आप लोग 2014 में कहते थे भाजपा पूर्ण बहुमत, 200 आ जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। नाविका जी 282 जीती, पूर्ण बहुमत। 30 वर्षों के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत किसी को दिया, तो मैं आप सबका धन्यवादी हूं, वोटर्स का। भारतीय जनता पार्टी को दिया। फिर 2019 आई तो सबने कहा 5 साल मोदी सरकार रहेगी, अब कौन वापस रिपीट करेगा? कहां 200 भी नहीं टच कर पाओगे, यही चर्चा थी। लेकिन देश की जनता समझदार है। देश की जनता ने 303 सीटें हमें जिताई और एक रिकॉर्ड बनाया, और अब की बार 400 पार। ये देश के कोने कोने से आवाज है। ये कोई अहंकार नहीं है नाविका जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं अहंकार नहीं है। जब आप काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। हमारी कमिटमेंट थी, हमारी कैपेबिलिटी थी, हमारी कॉन्शियस सदा क्लियर थी, जो हमने देश के लिए काम किया। इसलिए आज हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने देश का भलाई के लिए पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई कराई भी, जिसने अपना पल पल और क्षण क्षण देश के लिए जिया है, अपनी मां के देहांत के 2 घंटे बाद
देश के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री देश ने पहले कहीं नहीं देखा, मोदी जी ने करके दिया। तो विश्वास क्यों ना हो, क्यों ना हो। ईमानदार सरकार हो, उपलब्धियों भरा आपका 10 वर्ष का कार्यकाल हो, दुनिया में योग से लेके आयुर्वेद आपने दिया हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दिया हो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दिया हो, और यही नहीं G20 का सफल आयोजन किया हो, और अब 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में समर ओलंपिक्स की भी कमर कस ली हो। तो 2036 तक यहीं रहेंगे भाई, मैं तो 2047 तक सोच रहा हूं, 2047 क्योंकि 2047 तक जो 25 वर्ष का कालखंड है, ये मोदी जी ने देश के लोगों को कहा है कि हमें जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाना है। इस अमृत पीढ़ी के जिम्मे काम लगाया है कि आपको विकसित भारत बनाना है। कोई गलत बात तो नहीं विकसित भारत बनाना। डू वी ऑल वांट डेवलप इंडिया? Yes. Do we all want to progress? Then we want to see the third term of Prime Minister Modi, and in the next 3 years, we commit you India being the third largest economy. आप तीसरी बार जिताइए, हम अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाएंगे। और जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, वो 18वीं लोकसभा चुनने जा रहे हैं। 1.8 करोड़ न्यू वोटर्स हैं। 18 ही बनता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अंक बड़ा शुभ होता है 18 वाला। 9 जो है, ये सिद्धि तक ले जाने वाला काम है। संकल्प हमने ले लिया है, सिद्धि तक 18 साल से ज्यादा वाले पहुंचाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि अगर तीसरी बार भी मोदी आएंगे तो पुतिन बाबा जैसी हालत हो जाएगी भारत की, उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, जब 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के 60 साल राज रहा, नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियां राज करके चले गई, तब क्या हुआ जी? गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बने तो उनको स्वीकार नहीं। ये कैसे चलता है नाविका जी? 2014 का चुनाव तो इन्होंने कहा ये मोदी देश का चुनाव जीतेगा, ऐसे कहते थे लोग। कहते थे गंदी नाली का कीड़ा, नीच, और कहते थे चाय बेचने वाला है, क्या देश चलाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र है भारत का। भारत की जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया था, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और आज उनकी ईमानदारी ही ये मोदी की गारंटी है कि ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, नहीं सहते वो बेईमानी को। राहुल गांधी कहते हैं कि आप पिछड़ों की मदद नहीं करते, आप किसानों की मदद नहीं करते, आप यूथ को जॉब्स नहीं देते, आपने कुछ सही किया ही नहीं है। अच्छा, वो आप ऐसे सवाल पूछता रहा करो, मुझे उपलब्धियां बताने का मौका मिलता है। नहीं, राहुल गांधी राहुल जी पूछे तो मेरे लिए और अच्छा है ना। राहुल जी से बड़ा वरदान भाजपा के लिए क्या हो सकता है? देखिए, अब किसान की बात ले लेते हैं। किसान, हमने कहा हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कांग्रेस के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, इन्होंने नहीं कुछ किया। हमने लागू किया लागत प्लस 50% मुनाफा, यानी कि 1.5 गुना दाम हमने दिए। कांग्रेस ने 2004 से 14 तक 5.5 लाख करोड़ की खरीद की एमएसपी के अंतर्गत। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ की खरीद की है। सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी आपके समय सुनिए ना नाविका जी, सुनिए, आंदोलन पर अभी लंबा सुनना पड़ेगा। 5.5 लाख करोड़ की खरीद की इन्होंने 10 साल में, हमने 18.5 लाख करोड़ की है। इन्होंने 27,662 करोड़ रुपया बजट था 2014 में, आज 1,25,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट है भारत सरकार में। इनके समय ना किसान सम्मान था ना निधि थी। हमने 3 लाख करोड़ रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि में दिया है, 6,000 रुपया साल का दिया है। इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था फसल बर्बादी पे, हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा मिला है फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इनके समय कृषि की सिंचाई योजनाएं पूरी नहीं होती थी, हमने 15,511 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च किया। इनके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2014 में बैंकों से मिला था किसानों को, हमने पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया दिया, 3 गुना ज्यादा दिया। तो राहुल गांधी को कन्विंस क्यों नहीं करते? आप मुझे आंकड़े पूरे क्यों नहीं बताने देते? नहीं, पर आप राहुल गांधी को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? अब या तो मेरे आंकड़ों से आप आप मेरे आंकड़ों से बोर हो जाते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आंकड़े सच बोलते हैं। मैं कह सकता था मोदी सरकार ने बड़ा काम किया, आप कोई एक कांग्रेस का नेता यहां पर लाकर बिठाओ जो इतने आंकड़े दे जाए उपलब्धियों भरे।
हमने काम किया, इसलिए जुबान पर हमारे आंकड़े हैं और किसानों के लिए हमने लगातार काम किया है। क्यों नहीं कांग्रेस सम्मान निधि शुरू कर पाई? हमने तो नमो ड्रोन दीदी को लेकर बहनों को भी लखपति दीदी बनाया, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया और अगले 5 साल में 2 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बना देंगे। वहीं पे किसानों के लिए हमने नमो ड्रोन दीदी, यानी कि ड्रोन के माध्यम से आप पेस्टिसाइड्स और आप अपना खाद और यूरिया इसका स्प्रे कर सकते हो। किसान की लागत भी कम होगी, मुनाफा भी ज्यादा होगा। हमने ई नैम जैसी योजना लेकर आए, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, जहां मंडी में आप देश में कहीं पे भी माल बेच सकते हो। हमने 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए लाए, जिनमें से 35,000 करोड़ हमने अब तक दे दिया है फंड बनाने के लिए। राहुल गांधी क्यों नहीं आपसे इंप्रेस हो रहे हैं? अरे राहुल गांधी जी वो हैं जो कहते हैं मैं आलू इधर से डालूंगा सोना उधर से निकलेगा, ये राहुल गांधी है। अब बताइए राहुल गांधी का मैं क्या जवाब दूं? कांग्रेस उसको झेल नहीं पा रही है तो आप क्यों झेल रही हैं? कांग्रेस बिल्कुल झेल रही है, उनके लीडर हैं, उन्होंने भारत जोड़ो मैं भी न्याय बहुत मान सम्मान करता हूं, बहुत मान सम्मान करता हूं मैं राहुल जी का। आप व्यंग कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ही मान सम्मान करता हूं, बड़े नेता हैं। कुछ लोग आपकी भारतीय पार्टी जनता पार्टी की जीत में जितनी हमारी ताकत लगती है उतनी उनकी भी लगती है। अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कहते हैं आप अभी एक सवाल मेरा आपसे है, क्या राहुल गांधी जी अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे? आप बताइए, आपकी तहकीकात सारे तंत्र आपके पास हैं, आपको पता होगा, आपकी आईबी बताती होगी, आपकी पॉलिटिकल टीम्स बताती होंगी, हम तो सिर्फ पत्रकार हैं। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अमेठी आ पाएंगे, रायबरेली आ पाएंगे? अरे देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 रायबरेली में तो लोकसभा आपने भी कैंडिडेट नहीं उतारा। 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 में से 2 उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति आज उस दल की हो गई जो कभी अपने आप को सबसे पुराना और सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहता था। ये लोकतंत्र की ताकत है कि आप गरीब परिवार से आए व्यक्ति को गाली निकालोगे, उसके काम को अगर नीचा दिखाओगे तो जनता जवाब देना जानती है। जनता ने पहले भी जवाब दिया, आगे भी देगी। तो आप प्रिडिक्शन के मूड में हैं, तो आपने अपनी तो 400 पार बता दी, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मैंने तो अपना ही मैं लेखा जोखा रखता हूं, दूसरों को तो आप जितना बांट दीजिए, इनमें जितना देना है या आपस में बांट लें। वैसे वैसे भी चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हुए हैं। नहीं, पर ये टिकटों का वितरण नहीं नाविका जी, ऐसा है। देखिए, आप पॉलिटिकल सवाल पूछिए, क्या इन्होंने सीटें बांट ली? पंजाब में गठबंधन है, कितनी सीटें इन्होंने कांग्रेस को दी, कितनी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी? नहीं, पंजाब में उनका गठबंधन नहीं है। नहीं है तो कैसा गठबंधन है कि पंजाब में है ही नहीं लेकिन देश में गठबंधन है, दिल्ली में है लेकिन बाकी जगह नहीं है। और मुझे तो गठबंधन की परिभाषा कभी समझ नहीं आया, थोड़ा समझाइए मुझे। मैं कौन होती हूँ? 5 बार आप चुनाव जीत चुके हैं, मैं क्या आपको गठबंधन? यही जनता नहीं समझ पा रही है, कैसा गठबंधन है जो चुनाव से पहले नहीं चल पा रहा तो बाद में कितना चलेगा? ये टिकाऊ नहीं। पूरी बात बता दीजिए। बिकाऊ है। अनुराग ठाकुर जी, साउथ ऑफ इंडिया 130 सीट्स, पिछली बार 29 थी, तब कर्नाटका में आपकी सरकार थी। इस बार क्या आकलन है? आप इसको कैमरा फोकस। आज तक का सबसे बड़ा नंबर भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से सीटों का हमारी 400 पार करने में मदद करेगा। चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो या गोवा हो, यहां से हम रिकॉर्ड सीटें जीतने वाले हैं। आप कहीं पर लिख लीजिए, हमारा वोट शेयर भी रिकॉर्ड होगा, हमारी सीटें भी आज तक की सबसे ज्यादा होंगी। 29 से कितनी आगे जाएंगे? मैं कहता हूं रिकॉर्ड होगा, और मैं आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम रिकॉर्ड साउथ इंडिया में बनाने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी का देखिए, इन्होंने कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत अलग अलग नहीं देखा है। कांग्रेस तो लुक ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से काम करती थी, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी से काम किया। लाखों करोड़ रुपए के काम हमने नॉर्थ ईस्ट में किए। 50 साल पुराने प्रोजेक्ट को हमने अब पूरा किया। दक्षिण भारत में लाखों करोड़ रुपए हमने खर्च किया, लेकिन हमने कोई एहसान नहीं जिताया, उनका अधिकार था, उनको दिया है। मोदी जी ने 11 दिन अगर अनुष्ठान किया प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो दक्षिण भारत के मंदिरों में जाकर जो उन्होंने करना था वो किया। एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया,
लेकिन उस समय भी क्या रिस्पांस मिला, और उसके बाद अभी जो उनका टूर तमिलनाडु वगैरह का हुआ है, केरला का हुआ, कमाल की रिकॉर्ड भीड़ थी। उससे 2 दिन के बाद मैं तमिलनाडु में था, मैं चेन्नई में था, मैंने 2 प्रोग्राम किए। मैंने कहा ना आपको, जैसे मैंने कल जम्मू में सुना माई चॉइस मोदी, चेन्नई भी कहता है माई चॉइस मोदी, तेलंगाना भी कहता है माई चॉइस मोदी, कर्नाटक भी कहता है माई चॉइस मोदी, केरल भी कहता है माई चॉइस मोदी। इसीलिए हम सबकी चॉइस मोदी। 4 जून को ये सारे सवाल पूछूंगी और ये सारे क्लिप्स आपके सामने रखूंगी। देखिए 4 तारीख को क्योंकि फोकस बहुत तेज किया था मैं आपसे पहले क्षमा चाहूंगा। 4 तारीख को मेरा अपना रिजल्ट आ रहा होगा, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूंगा जनता के आशीर्वाद के बाद। 4 के बाद की कोई डेट ले लीजिए आप, 1 घंटा बोलेंगे, मैं आपकी हाजिरी दे दूंगा। 5 तारीख को हम आपके साथ रूबरू होंगे। लेकिन पूछना चाहती हूं अनुराग ठाकुर, पहले कार्यकर्ता, फिर सांसद, फिर यूथ बीजेपी के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर मंत्री, अब स्पोर्ट्स, INB, कौन सा रोल बेस्ट लगा, कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? आपके शो पे आना। वेल, इसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा, क्योंकि आप जिस शो पर हैं उसी को अच्छा कहेंगे। पर पर्सनल लेवल पे पूछना चाहती हूँ, सेटिस्फैक्शन और सबसे अच्छा काम कहाँ मिला? देखिए, मैं इसको बहुत सीरियसली उत्तर करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के युवाओं के बीच में आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले, छोटी हो बड़ी हो, काम कोई छोटा नहीं होता। जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया, हाथ में झाड़ू पकड़ा, तो महात्मा गांधी के बाद उस स्तर के किसी नेता ने अगर झाड़ू पकड़ा तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जन जन के बीच में विश्वास पैदा किया, हमारा देश हमें स्वच्छ रखना है। आज वो युवाओं के बीच में भावना है, काम कोई मिले उसको 100% कमिटमेंट के साथ करें। मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया। मैं कहीं पर भी रहा, BCCI में रहा, IUA में रहा, मंत्रालय फाइनेंस में रहा, या यूथ में, या INB में, मेरी जो क्षमता है मैं उतना काम करता हूं। और इतना आज आपको वायदा कर रहा हूं, आई स्टैंड कमिटेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, आई स्टैंड कमिटेड फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, आई विल बी ऑलवेज देयर। आगे भी, आज भी समर्पित था, आगे भी समर्पित रहने वाला। Anurag Thakur, thank you very much for joining us on the Times Now Summit. Ladies and gentlemen. आज नाविका जी वैसे अनस्टॉपेबल थी। सुबह से मैं टाइम्स नाउ देख रहा हूं, नाविका जी रुक ही नहीं रही। Well, India is unstoppable under Prime Minister Modi, as you said. So, Times Now is also unstoppable. Thank you very much, Mr. Anurag.